तो दोस्तों गुड इवनिंग। हम भारतीय जो संविधान है उसकी अगर बात कर रहे हैं तो भाग 12 को पढ़ रहे थे और भाग 12 में हमने क्या रखा था, केंद्र और क्या वित्त संबंध है, केंद्र राज्य के मध्य किस प्रकार वित्त प्रणाली और किस प्रकार के इनसे संबंधित है वित्त टैक्स का निर्धारण किया जाता है, करों का अधिरोपण किया जाता है और कर जो वसूल किए जाते हैं, यानी जो पैसों का लेन देन संबंधी जो मामला है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, लोक लेखा प्रणाली है, किस प्रकार अनुदान दिए जाते हैं, सब्सिडी है, उनका जो निर्धारण है वो किया जाता है, इसके बारे में हमने क्या चर्चा कर रहे थे। तो क्या है कल इसके 282 तक अनुच्छेद के बारे में हमने देखा था, इसके आगे हम आज पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम 280 में क्या लिखा गया था, वित्त आयोग है। 280 क्या कहता है, वित्त आयोग है। और 281 की बात करते हैं वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। वित्त आयोग है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है। और 281 क्या कहता है, वित्त आयोग किस प्रकार की जो सिफारिशें हैं वो करता है। 282 की बात की थी कि केंद्र व राज्य है उनके द्वारा राजस्व जो ग्रहण किया गया है, ठीक है, केंद्र व राज्य के द्वारा जो टैक्स वसूला गया है उसका व्यय किस आधार पर किए करेंगे, ठीक है, यानी केंद्र व राज्य है उनके द्वारा राजस्व जो ग्रहण किया गया है, राजस्व उनके पास जो रखा गया है उसका वो व्यय किस आधार पर करेंगे, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 है उसमें बताया गया था। इसकी अगर बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं अनुच्छेद 283, अनुच्छेद 283 है, उसमें क्या लिखा गया हमने पढ़ा था, अभी पढ़ गए थे। 266 संचित निधि है, 267 क्या है, आकस्मिक निधि है, और इसकी बात करते हैं लोक लेखा निधि है, ठीक है। तो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है और लोक लेखा निधि है, उनमें जो राशि है वो जमा है उनकी अभिरक्षा है, यानी उनकी रक्षा किस आधार पर की जाएगी। तो इसमें लिखते हैं संचित निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि 267, लोक लेखा निधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोक लेखा निधि की जमा राशि की अभिरक्षा, कौन सी रक्षा है, यानी इनमें जो राशियां जमा की गई है, लोक लेखा है, संचित निधि है और आकस्मिक निधि है, इनमें जो पैसे संचित पड़े हैं यानी पैसे इनमें जो इकट्ठे पड़े हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है, यानी कि उनकी अभिरक्षा किस आधार पर की जाएगी, ठीक है, उनकी किस प्रकार से की जाएगी। इसके बाद की बात करते हैं 284 क्या कहता है, लोक सेवक है, यानी सरकारी जो कर्मचारी है, लोक सेवक है, उनकी जो राशि है, ठीक है, लोक सेवकों और न्यायालयों के द्वारा, ठीक है, तो लोक सेवक है और न्यायालयों के किसी विवाद से, ठीक है, लोक सेवकों की और न्यायालय के विवादों से संबंधित जो भी धनराशि है, ठीक है, जो भी क्या है धनराशि है उनसे संबंधित प्रावधान है। तो 284 क्या कहता है, लोक सेवकों है, 284 है, ये क्या कहते हैं, लोक सेवकों व विवादित मामलों में, लोक सेवकों व विवादित मामलों में न्यायपालिका द्वारा प्रदत्त राशि, कौन सी राशि, प्रदत्त राशि, यानी लोक सेवक है और न्यायपालिका में है, लोक सेवकों का कोई मुद्दा है वो न्यायपालिका में या न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का जो बहस से संबंधित है उनमें अगर न्यायपालिका कहती है ये राशि है ये आपको सुरक्षित के रूप में रखी जाती है, तो उनके द्वारा जो राशि सरकार के खजाने में जमा करवाई जाती है उसका ब्यौरा संविधान के अनुच्छेद 284 में बताया गया है, यानी दिया गया है, ठीक है। अब एक इसमें आता है कि संघ होती है, ठीक है, संघ इस प्रकार की एक शक्ति है जो करों में छूट दे सकती है, यानी अगर हम बात करते हैं कि संघ की जो संपत्ति को राज्य की अगर बात करते हैं तो उसमें टैक्स होता है, ठीक है, जैसे केंद्र की शक्ति, केंद्र की कोई भी यूनिट है, केंद्र सरकार का कोई भी क्या है संयंत्र चल रहा है, ठीक है, भिवाड़ी है, राजस्थान की अगर बात करते हैं भिवाड़ी अलवर में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की कंपनियां या संयंत्र है वो लगाए गए हैं, इनमें जो क्या है राज्यों को क्या है इनमें छूट देनी होती है, ठीक है, तो इसका प्रावधान लिखा गया है कि केंद्र की कोई भी संयंत्र होता है या केंद्र के द्वारा कोई भी जो या फैक्ट्री रख लीजिए, ठीक है, कोई उत्पादन कंपनियां हैं वो रख लीजिए, किसी भी राज्य में अगर लगाई जाती है तो वो राज्य क्या उनसे टैक्स नहीं ले सकता है। कि संघ की शक्ति को अगर हम बात करते हैं, संघ की किसी भी प्रकार की शक्ति होती है, संघ की किसी प्रकार की संपत्ति होती है, उसमें राज्यों में
करों का क्या है, छूट होती है। ठीक है, राज्यों की अगर बात करते हैं तो राज्य उस पर क्या है, कर नहीं लगा सकते, यानी राज्य के द्वारा क्या है, कराधान में छूट होती है। तो इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 285 अनुच्छेद 285 कहता है कि केंद्र सरकार की संपत्ति, कौन सी पत्ति, संपत्ति, केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्यों द्वारा करों में छूट, यानी केंद्र की कहीं पर है, गंगानगर की बात करते हैं तो चुकंदर से अगर बात करते हैं, चीनी बनाने का कारखाना है, गंगानगर मिल्स है, वहां पर है, केशवराय पाटन की है, धागा मिल है, विभिन्न प्रकार की जो मिलें हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कपासन चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, फैक्ट्रियां वहां पर भी लगाई गई है। और अगर बात करते हैं जो चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ के बाद सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर अन्य भी है, कपासन में भी है। और अगर बात करते हैं जो कांच की फैक्ट्री है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं धौलपुर का क्षेत्र है उसमें कांच की फैक्ट्री है, और भीलवाड़ा का क्षेत्र है उसमें अगर बात करते हैं तो कपड़े की फैक्ट्री है, विभिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन किया जाता है, उसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के मार्बल है, इन प्रकार की जो प्रणाली है उनमें क्या केंद्र के कई सेंटर लगाए गए हैं, यानी संबंधित राज्य में देख लेते हैं किस क्षेत्र से रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है तो केंद्र अपना वहां पर वो कारखाना स्थापित कर लेती है। उसका ऊपर क्या है, राज्य जो होगा, यानी राजस्थान राज्य में अगर बात करते हैं भीलवाड़ा में है, बाहर की कोई कंपनी है, टेक्सटाइल है, यानी अगर वस्त्र के लिए लगाई गई है तो वो केंद्र है, उसकी भीलवाड़ा में कंपनी तो चल रही है, लेकिन अगर राजस्थान कहता है कि मैं उसे टैक्स लूं तो टैक्स नहीं ले सकता। यानी केंद्र सरकार की कोई भी संपत्ति होती है किसी भी राज्य में होती है तो उसके ऊपर संबंधित राज्य है टैक्स के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी टैक्स नहीं ले सकता है। उसमें करों में क्या छूट लिखी गई है कि वो टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 285, इसमें बताया गया है कि केंद्र की संपत्ति पर संबंधित राज्य किसी भी प्रकार का छूट है वो केंद्र का कोकर है वो नहीं ले सकता है। ठीक है, अब 286 क्या कहते हैं, माल विक्रय पर कर है, अनुच्छेद 286 माल के क्रय विक्रय पर टैक्स। ठीक है, कोई है, हम कोई भी क्या है माल लाते हैं ले जाते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगता है, तो उसका प्रावधान किसमें लिखा गया है, 286 में। ठीक है, माल के विक्रय और क्रय पर क्या है, कर लगाया जाता है। जैसे दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली से किसी भी प्रकार की वस्तु लाते हैं तो वो क्या है अपना राजस्थान से लाते हैं, हरियाणा से लाते हैं, राजस्थान में ले जाते हैं, यूपी में ले जाते हैं, कहीं भी दिल्ली से ले जाते हैं तो वो एक टैक्स का निर्धारण करते हैं, यानी कर का निर्धारण है माल के क्रय विक्रय में। ठीक है, माल को बेचा या खरीदा जाता है तो उसके क्रय और विक्रय दोनों के ऊपर के कर का निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र है, विद्युत करों को क्या छूट है, विद्युत की अगर बात करते हैं बिजली है उसमें क्या है करे हैं टैक्स है उनको छूट दिया गया है। अगर बात करते हैं विद्युत पर जो कर लगाए गए हैं उन पर छूट रखी गई है। तो अनुच्छेद 287 क्या कहता है, ये काम का है, विद्युत पर विद्युत करों में छूट है। विद्युत जो होती है इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके ऊपर अगर टैक्स की बात करते हैं तो उस पर छूट रखी गई है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 287 में बताया गया है, यानी विद्युत पर छूट रखा गया है। ठीक है, और एक है जल है। ठीक है, जल और विद्युत है, दोनों में के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या दोनों पर छूट रखी गई है। 288 क्या कहता है, अनुच्छेद विद्युत व जल पर करों में छूट है, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें बिजली और पानी दोनों पर क्या है टैक्स पर छूट रखी गई है, यानी दोनों पर क्या टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये अगर बात करते हैं 288 में रखा गया है। ठीक है, 288 में इसके बारे में रखा गया है। 289 की अगर बात करते हैं, 289 है भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं, 289 है, 289 है राज्यों की संपत्ति। ठीक है, राज्यों की जो संपत्ति होती है उनमें टैक्स का क्या है थोड़ा सा छूट दिया गया है। राज्यों की कोई भी संपत्ति होती है उसमें क्या है राज्यों की संपत्ति पर थोड़ा बहुत क्या है छूट रखा गया है। ठीक है, यानी राज्य की कोई संपत्ति होगी उसमें केंद्र के संघ के जो टैक्स रखते हैं उनमें छूट दी गई है। राज्य जितना टैक्स लगाता है वो तो लगाते ही है, लेकिन केंद्र जो कर लगाता है उसमें एक सीमा तक क्या छूट दी जाती है। ये अगर बात करते हैं इसकी 279 में बताया गया है। तो उनसे 279 की बात करते हैं, अनुच्छेद 279 की अगर हम बात करते हैं
राज्य की संपत्ति पर केंद्र के कर की छूट। यानी कोई भी जो राज्य है उसमें अपनी संपत्ति है तो उसमें क्या है, केंद्र टैक्स नहीं लगाएगा, उसमें राज्य जो टैक्स लगाएगा वो तो लगाएगा, केंद्र के टैक्स की क्या छूट रखी गई है। 289 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और किस प्रकार कुछ व्यय होते हैं, पेंशन होती है। ठीक है, पेंशन आती है, आजकल सभी राज्यों में पेंशन का प्रावधान किया गया है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो 250 रुपये पेंशन दी जाती है, और राजस्थान की बात करते हैं 1000 रुपये जो पेंशन है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन का जो प्रावधान है वो किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पेंशन है और कुछ जो व्यय है। ठीक है, राज्य सरकार के पेंशन संबंधित है और अन्य व्यय है उनका समायोजन किया गया है, यानी उन पर क्या टैक्स क्या है उसमें छूट दी गई है। तो 290 की बात करते हैं, 290 की बात करते हैं तो ये क्या है, कुछ व्यय होंगे अन्य प्रकार के, जैसे सामाजिक प्रसूति सहायता कल्याण योजना है, अन्य प्रकार की है मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, राजस्थान की बात करते हैं कालीबाई मेधावी छात्री स्कूटी योजना है, इनसे संबंधित कोई व्यय होंगे। कुछ व्यय पेंशन के मामलों में समायोजन, इसमें क्या है, टैक्स को लेकर समायोजन किया गया है। यानी अगर किसी भी क्षेत्र के लोक कल्याणकारी जो योजना है उनसे संबंधित जो खर्चा आ रहा है तो उसके ऊपर क्या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं पेंशन मिल रही है तो पेंशन भी क्या लोक कल्याणकारी, कुछ गरीब है, छोटे परिवार के लोग होते हैं, उनका क्या खर्चा इसी से चलता है, तो उनके लिए क्या है निर्धारण किए गए हैं, तो उनके ऊपर क्या है टैक्स से संबंधित क्या थोड़ा छूट दी गई है, यानी इसमें समायोजन किया गया है 290 की। ठीक है, 290 में ये बताया गया है। ठीक है, 290 में ये क्या है, इससे संबंधित व्ययों के बारे में बताया गया है। तो ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है पेंशन। चुनाव आते हैं तो पेंशन की बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ोतरी करते हैं, 200 रुपये हैं, 500 रुपये, 700 रुपये, अपने तरीके से क्या अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब क्या है, कुछ विभाग है। ठीक है, कुछ देवस्थान जो विभाग है उनके सदस्य हैं, उनके बारे में 291 में किया गया। कुछ देवस्थान विभाग से संबंधित सदस्य, यानी अगर बात करते हैं ट्रस्ट चलते हैं, जो मंदिरों के ट्रस्ट चलते हैं उनके देवस्थान जो विभाग है उनके सदस्य होते हैं, उनको उनके बारे में जो प्रावधान है वो 291 में किया गया। किसी राज्य में कितने देवस्थान विभाग है और उनसे जुड़े हुए कौन कौन से ट्रस्ट से जुड़े हुए क्या है, कौन कौन से व्यक्ति हैं। बालाजी, सालासर बालाजी का मंदिर है, ठीक है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, सिंगरिंगस में है। ठीक है, और अलग अलग जो रामदेवरा है, रामदेव जैसलमेर की बात करते हैं, उनके जो मंदिर उनसे संबंधित क्या देवस्थान जो है उनसे संबंधित सदस्य हैं, उनके बारे में जो क्या विवरण है, ट्रस्ट से कौन कौन से सदस्य जुड़े हैं उनसे संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, देवस्थान जो विधियां हैं, ठीक है, देवस्थान से संबंधित क्या विभाग है या नीति है उनसे संबंधित प्रावधान किया गया है। 292 की अगर बात करते हैं तो इसको क्या रखा गया, निश्चित है खाली है। अनुच्छेद 292 क्या है, ये भी क्या लिखा गया, निराश्रित है, यानी इसको भी खाली रखा गया। वित्तीय संबंध की बात करते हैं तो 292 हो गया, आज तक खाली रखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद की बात करते हैं कुछ ऋण है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं तो ऋण प्रक्रिया, इसके आगे के जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, ऋण प्रक्रिया, यानी लेन देन संबंधित है, किसी को पैसे दे देते हैं वापस नहीं देता है, ऋण लेना होता है, उनसे संबंधित प्रावधान है वो इसमें क्या है 293 से किए गए हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 264 से 300 तक पढ़ेंगे, यानी केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है, केंद्र व राज्य के मध्य में किस प्रकार वित्त प्रणाली है और किस प्रकार के उनसे संबंधित क्या है वित्त लेखा है, पैसों का लेन देन है, उनसे संबंधित प्रावधान है। 292 तक पढ़ा। अब हम चर्चा करते हैं 293 है जिसमें के ऋण प्रक्रिया संबंधित प्रावधान है। 293 की बात कौन सा आता है, 291 तक पढ़ा है। ठीक है, 200 हाँ, इसको खाली रखा गया है। अब हम इसके आगे का जो अनुच्छेद है उसके बारे में चर्चा करते हैं, इससे संबंधित कौन सा रखा है, ऋण प्रणाली है। 291 को खाली रखा गया है। ठीक है, ऋण प्रक्रिया संबंधित क्या है, प्रावधान है। ऋण है, लेन देन होगा, किसी से पैसों का लेन देन होगा, कोई भी क्या है जो प्रक्रिया है उसमें बनाया गया है। तो ऋण संबंधित प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा संचित निधि होती है। 266 में इसका विवरण किया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचित निधि की जो गारंटी है, भारत सरकार द्वारा संचित निधि की गारंटी पर कुछ ऋण उधार लेना है। संचित निधि के आधार पर संचित निधि में हमारे के इतने पैसे पड़े,
हमारे पास ये चीज है, ये प्रॉपर्टी है, तो उस आधार पर कुछ ऋण लिया जा सकता है कि भारत सरकार की संचित निधि से, संचित निधि के आधार पर कुछ ऋण लिया जा सकता है। कोई भी जो होता है, जो राजस्थान सरकार कहती है कि हमारी संचित निधि में इतने पैसे पड़े हैं, तो आप केंद्र को कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम संचित निधि से क्या आपके पैसे भुगतान करेंगे। तो 292 संचित निधि की जमाओं के आधार पर, संचित निधि के आधार पर उधार की मांग, जैसे राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार है, पैसे नहीं है तो केंद्र से डिमांड करती है कि हमारे पास संचय निधि में इतनी प्रतिभूतियां पड़ी है, इतने विदेशी जो मुद्राएं हैं वो पड़ी है, और इतने जो अन्य जो सोना है, अन्य जो संसाधन है वो पड़े हैं, तो आप हमें इतना पैसा दे। तो केंद्र सरकार देखती है हाँ इसके संचय निधि का खजाना भरा हुआ है तो हम इतना ऋण दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर हम बात करते हैं संचय निधि के आधार पर उधार की मांग है, 291 निश्चित कौन सा था, 291 था, इसमें एक अनुच्छेद गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो 291 निश्चित है। 292 की बात करते हैं, ऋण संबंधित प्रावधान है कि संचित निधि के आधार पर, संचित निधि के आधार पर किसी भी राज्य के द्वारा उधार की मांग की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा संचित निधि की गारंटी पर क्या कुछ जो पैसे हैं वो उधार ले सकते हैं, आधार पर उधार की मांग कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में पिछले दिनों की बात करते हैं, हरियाणा के पास पैसे नहीं थे, 6000 करोड़ रुपए का ऋण था इनके ऊपर, हरियाणा सरकार की बात करते हैं। तो इस ऋण के आधार पर क्या समस्त जो कर्मचारी थे उनको क्या है 2-3 महीने उन्होंने तनख्वाह नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि राज्य सरकार का खजाना खाली था, लेकिन प्रतिभूतियां थी और विदेशी इनके जो मुद्राएं थी वो पड़ी थी, ठीक है। कुछ सोना था, कुछ विदेशी एनआरआई जो रहते हैं, अलग अलग स्टेट के एनआरआई होते हैं, अलग अलग स्टेट में होते हैं, तो वो रह रहे थे, तो उनके पैसे और जमा प्रतिभूतियां पड़ी थी। तो हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की कि हमें क्या 6000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाए, एक बार हमारे पास संचित निधि में इतना खजाना है, भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो हम क्या इस आधार पर आपको देते हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या राज्य सरकार को पैसे दिए थे और उन पैसों के आधार पर राज्य सरकार ने क्या संबंधित कर्मचारी को तनख्वाहें हैं वो बांटी थी। इस आधार पर क्या उधार की मांग कर सकती है, ठीक है। अब दूसरा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 293 संचय निधि संविधान के अनुच्छेद 266 में वर्णन की थी। 266 क्या कहता है कि किसी भी अगर बात करते हैं तो संचित निधि होगी कि कोई भी राज्य उसकी संचित निधि होगी, ठीक है। अगर राज्यों द्वारा संचित निधि गारंटी पर कुछ ऋण उधार लेना, अब राज्य भी होंगे, ये तो क्या केंद्र की बात करते हैं, तो राज्यों के द्वारा संचित निधि की गारंटी पर, संचित निधि की गारंटी पर उधार पैसे लेना, उधार पैसे लेना, तो राज्य सरकार भी क्या है अपने संचित निधि की गारंटी पर क्या है उधार पैसे ले सकती है। ये कौन सा आता है 292 और 293 है, ठीक है। अब कुछ ऐसी दशाएं आ जाती है, कुछ ऐसी दशाएं आ जाती हैं जिनकी अगर ऋण की अगर बात करते हैं, कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनका विवरण नहीं किया गया, कुछ दशाओं की बात करते हैं तो केंद्र सरकार से पैसे ले लेती है, लेकिन कुछ स्थितियों में क्या है उत्तराधिकारी वो बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ स्थितियों में उनसे बताऊंगा अभी क्या बात है, कुछ स्थितियों में संपत्तियों, ठीक है, संपत्तियों, स्थान व अन्य प्रॉपर्टियों के उत्तराधिकारी कई बार होते हैं, केंद्र से राज्य के पैसे ले लेती है, मांग करती है, लेकिन वो क्या है जो प्रॉपर्टी होती है संबंधित राज्य की, केंद्र कहती है अगर पैसे नहीं दे दिए प्रॉपर्टी के केंद्र के अधीन हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार राज्य होते हैं दूसरों से डिमांड करते हैं तो राज्य को वो कहते हैं कि अगर आपने क्या है पैसे नहीं दे दिए प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है। सिंपल सी बात, पैसे देते हैं तो उसके क्या है वसूल किया जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ स्थितियों में संपत्ति और स्थान में प्रतियों का अधिकारिता है, यानी दूसरे के व्यक्ति जो भी पैसे देता है, जहां से सरकार पैसे लेती है वो उनके हकीकत हो जाएंगे, ठीक है, उत्तराधिकारी बन जाता है। और 295 है, उनसे 295 की बात करते हैं, उनसे 294 की बात करते हैं उत्तराधिकारी है, ठीक है। 294 की बात करते हैं तो ये क्या कहता है उत्तराधिकारी है, संपत्तियों का अधिकारी हो जाता है। और 295 की बात करते हैं, इसमें भी क्या संपत्तियों व निजी हस्तकारितों के आधार पर
आधार पर स्वामित्व है, यानी इसमें भी क्या है उत्तराधिकारी बनेंगे और इसमें भी क्या है निजी या अन्य जो प्रॉपर्टी है उनका क्या है मालिकाना जो हक है वो हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है इसमें हो जाता है। ये कौन सा आता है 295। 296 की बात करते हैं, राजमार्ग बनाएंगे। 296 की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 296 क्या कहता है कि राजनयिक या स्वाभिमान होने की शक्ति है। ठीक है, कोई भी क्या राजनयिक है या स्वाभिमान होने की कोई जो है मालिकाना है वो दिखाएगा। तो अनुच्छेद 296 क्या कहता है, मालिकाना या स्वामित्व का अधिकार प्रावधान कर दीजिए। ठीक है, तो क्या है किसी ने पैसे लिए हैं, पैसे वापस नहीं दिए तो उसका क्या है मालिकाना हक है, उसका स्वामित्व का अधिकार है, ऋण संबंधित है, यानी ऋण जमा नहीं करवाया, वापस पैसे नहीं करवाया तो उससे संबंधित क्या है प्रावधान इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब 297 की बात करते हैं। अनुच्छेद 297 है, कोई जो राज्य है वो भूखंड है, भौगोलिक भाग है के आधार पर ऋण है। कोई भी राज्य है वो अपना भौगोलिक ढांचा है, यानी कोई कुछ पार्ट है वो दे देगा कि हमें क्या पैसे चाहिए, ऋण संबंधित प्रावधान है वो 297 में लिखा गया है कि कुछ जो पार्ट होते हैं राज्य क्षेत्र के खंड विभागीय भूमि, कुछ मूल्यवान चीजें होती है वो दूसरे के अधीन रखकर, ठीक है, भूमि है, ठीक है, और भौगोलिक संरचना है, भूखंड है, वो कुछ मूल्यवान वस्तु हैं जो कि दूसरे के आधिपत्य में रखकर संपत्ति रखकर तो इसके बारे में क्या आर्थिक क्षेत्र है उससे पैसे ले सकते हैं। इसमें संघ से या अन्य किसी से क्या पैसों की डिमांड कर सकते हैं। ये हम किससे संबंधित पढ़ रहे हैं, ऋण संबंधित प्रावधान है, यानी राज्य और केंद्र किस आधार पर जो ऋण है वो लेंगे, किस आधार पर क्या है ऋण है वो लेंगे, इसका प्रावधान इसमें लिखा गया है। 298 की बात करते हैं। 298 क्या लिखा गया, व्यापार करने की शक्ति है, वो क्या थे ऋण से संबंधित प्रावधान थे। 298 की बात करते हैं, व्यापार करने की कोई भी जो राज्य है उनके व्यवहार है यानी ट्रेडिंग करने की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 298 में बताई गई है। इसमें क्या व्यापार से संबंधित प्रावधान है वो रखा गया है। इसके बाद में क्या है 299 के संविधान है, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो नियम प्रणाली होती है उनका एक ब्यौरा होता है, एक रिकॉर्ड होता है, उसका प्रावधान 299 में रखा गया। अनुच्छेद 299 है संविधान। ये ज्यादा अनुच्छेद काम के नहीं है लेकिन एक बार थोड़ा सा ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिमाग में रहेगा तो पता चल जाएगा, यानी केंद्र राज्य वित्तीय में कौन कौन से टैक्स थे, कौन कौन से कर थे उनके बारे में था। ठीक है, और अनुच्छेद 300 की बात करते हैं, वाद और क्या है कार्रवाई है। अनुच्छेद 300 कौन सा आता है, वाद व कार्यवाही है, यानी किसी भी प्रकार का केंद्र व राज्य या अन्य के बीच में वित्त प्रणाली को लेकर वाद हो जाता है और उनसे संबंधित किस आधार पर जो कार्रवाई है वो की जाती है, इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 में बताया गया है, यानी वाद व कार्यवाही संबंधित के प्रावधान है। तो ये क्या है 264 से लेकर 300 तक है भारतीय के वित्त प्रणाली संबंधित अनुच्छेद वो कंप्लीट होते हैं, यानी केंद्र व राज्य के मध्य वित्त प्रणाली कार्यों का किस आधार पर किया जाएगा। अब हम इसके बाद में चलते हैं 301 से 307 है, 301 से 307 है जिसमें क्या है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य। तो इसमें लिखेंगे अंतर्राज्यीय यानी दो राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अनुच्छेद क्या 301 से लेकर क्या 307 है। इसके बाद भाग 14 आएगा जो हमारे काम का है, जिसमें क्या 308 से 323 के हैं लोक सेवाएं, 308 से 323 के हैं लोक सेवाओं का विवरण है। तो इसमें थोड़े से जो अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। 301 से 307 है, तो 300 की अगर बात करते हैं तो किसी प्रकार का विवाद का मुद्दा है वो है, और 301 हमने पढ़ा था कि इसकी बात करते हैं विधि के व्यक्ति को संपत्ति से मत, ठीक है। 300 की बात करते हैं 31 में पढ़ रहे थे हम, मौलिक अधिकार जब पढ़ रहे थे 31 पढ़ते थे, 31 को वहां से हटा दिया गया और 300 कै में जोड़ा था, तो 300 कै वो वहां से उठा करके यहाँ पर आ जाता है जिसमें संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। किसानों को जो मुआवजा है 300 कै के दिया जाता है, संपत्ति का अधिकार था छठा था उसको 31 से हटा करके है वहां से हटा दिया गया और 300 कै में जोड़ा गया था जिसमें किसानों को मुआवजा इसी आधार पर मिलता है, तो 300 कै है, ठीक है। 300 पढ़ाया तो 300 कै साथ में बता दिया कि 300 कै वो वहां से उठाकर यहाँ लाया गया था। अब हम बात करते हैं 301 है, ठीक है। 301 की अगर बात करते हैं
व्यापार है, वाणिज्य है और आवागमन की स्वतंत्रता है। 301 क्या कहता है? अनुच्छेद 301 पहले पढ़ते हैं। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य व समागम, कौन सा गम? समागम की स्वतंत्रता। यानी व्यापार है, वाणिज्य हम करेंगे और समागम लेन देन है, किसी भी ढांचे की प्रक्रिया के आधार पर लेन देन करेंगे, उसकी स्वतंत्रता है 301 में लिखी गई है। ठीक है, 301 में लिखी गई है। 302 की अगर बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य समागम में कुछ बाध्यकारी प्रावधान है। व्यापार वाणिज्य समागम में कुछ नियम व आधिकारिक प्रावधान, कुछ नियम होंगे, कुछ क्या है, व्यापार करेंगे हम, बिजनेस करते हैं, वाणिज्य करते हैं, समागम की प्रणाली बनाते हैं, तो उसके ऊपर क्या किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत दबाव बनाया जाता है। यानी अधिरोपित संसद की शक्ति है कि संसद क्या है, विभिन्न प्रकार के वाणिज्य है, इनको टैक्स लगा सकते हैं, अन्य प्रकार की जो क्या है मुद्रा प्रणाली उसको रोक, मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति के आधार पर क्या उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, व्यापार और वाणिज्य को लेकर केंद्र व राज्य की शक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 302 क्या कहता है? व्यापार व वाणिज्य को लेकर, व्यापार व वाणिज्य को लेकर केंद्र व राज्य की शक्तियां, यानी व्यापार और वाणिज्य जब लिया जाएगा उसमें केंद्र व राज्य किस आधार पर जो शक्तियां हैं उनमें बताई गई है, उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, अनुच्छेद 303 केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य है उनके व्यापार और वाणिज्य को लेकर, केंद्र वाणिज्य और व्यापार है। 303 की अगर बात करते हैं तो केंद्र वाणिज्य और क्या है, व्यापार को लेकर क्या है, निर्वधन है। 302 में है, 303 में ये था, केंद्र व राज्य की शक्तियां हैं। 304 की अगर बात करते हैं, यानी उनसे संबंधित क्या है, केंद्र व राज्य के व्यापार व वाणिज्य को लेकर निर्वधन संबंधित प्रावधान है। 304 क्या कहता है, वाणिज्य और समागम पर संबंधित क्या है, निर्वधन है, किस प्रकार का क्या है वो नियम है, कानून है, वो है केंद्र व राज्य द्वारा व्यापार व वाणिज्य पर निर्वधन, यानी केंद्र व राज्य किस आधार पर व्यापार और वाणिज्य में क्या है, निर्वधन कर सकते हैं, उनमें नियम व कानून है उनको लागू कर सकते हैं। 305 की बात करते हैं, विद्यमान जो कानून है, नियम है, उनमें एकाधिकार की शक्ति है। विद्यमान व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कानून को एकाधिकार की शक्ति है। अनुच्छेद 305 है, विद्यमान व्यापार व वाणिज्य को लेकर नियम कानून के एकाधिकार की शक्ति, यानी व्यापार और वाणिज्य को लेकर के विभिन्न प्रकार के नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, लाक्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणाली रखी गई है, तो उनके द्वारा जो किस प्रकार का है, उनके एकाधिकार किसको सौंपे गए हैं, उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। ठीक है, विधियों को उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। 306 क्या है, खाली रखा गया है। उनसे 306 को क्या रखा गया है, निराश्रित है। कौन सा सिद्ध है, निराश्रित है, यानी इसको खाली रखा गया है। 306 को क्या रखा गया है, खाली रखा गया है। इसके बाद हम चलते हैं 307 है। 307 की बात करते हैं 301 से लेकर, ठीक है, 301 से लेकर 304 तक जो अनुच्छेद है, ठीक है, उनके क्रियान्वयन किस आधार पर किए जाएगा, उनका क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या होगी, इससे संबंधित क्या है, प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें लिखेंगे 307 की बात करते हैं, 307 301 से 304 तक के अनुच्छेदों के क्रिया नियोजन की प्रक्रिया, नियोजन
की प्रक्रिया, यानी किस प्रकार 301 से लेकर 304 तक भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उनमें किस आधार पर क्रियाओं का नियोजन किया जाएगा, किस आधार पर व्यापार है, वाणिज्य है, उनसे समागम के संबंधित है, निर्वहन है, कर्तव्य है, कार्य प्रणाली, किस आधार पर उनका ब्यौरा है, ढांचा है, वो बताया जाएगा। ये जो 307 में बताया गया है। तो ये क्या थे, 301 से 307 क्या था, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, यानी किस आधार पर हम व्यापार करेंगे और अंतर्राज्यीय लेन देन करेंगे। तो ये हमारा भाग कौन सा था, 13वां था, ये कंप्लीट होता है। कल हमारा इंपॉर्टेंट जो भाग है वो 307 से 308 से 323 पढ़ेंगे। जो भाग कौन सा आता है, 14 है, लोक सेवाएं हैं, क्वेश्चन होते हैं इसमें, आरपीसी है, यूपीसी है, ये लोक सेवा इसमें पढ़ेंगे। फिर एक निर्वाचन आयोग, फिर भारतीय जो संविधान है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं बचेगा। इससे क्या, कुछ लोग लेकर अनुदान की मांगे, वो एक विशेष सेशन है, वो धीरे धीरे चलते रहेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन बीच में अनुच्छेद पढ़ बच रहे थे, कोई बताता नहीं है, तो थोड़ा सा सोचा एक बार सिस्टमेटिकल तरीके से पहले सेशन में सारी जो एक बार हो जाएंगे। दूसरा, जब इसकी अपडेट सेशन आएगा पॉलिटिकल का, फिर क्लास डालेंगे, दोबारा से ये कंप्लीट होगा, फिर अन्य सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद में इसका अपडेट सेशन आएगा। तो उसमें क्या है, थोड़ा वो जो मेन पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं। लेकिन एक बार बेसिक आधारभूत ढांचा है, प्रथम बार है, तो प्रथम बार थोड़ी थोड़ी चीजें है सारी पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर इसका जो आगे का पार्ट है वो कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।